मित्रों नमस्कार। सिविल सर्विसेज ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी भूगोल की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के लिए जो है उसके अध्याय संख्या 3 अफवाह के विषय में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको पुस्तक में हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके माध्यम से समझ सकेंगे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर और परीक्षा की दृष्टि का तात्पर्य है मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को लेकर के, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरएएस हो। तो ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होगी। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसके ओवरव्यू को हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा इस पूरे पुस्तक में, जिस चैप्टर में जो बातें कही गई हैं उनका। तो शुरू करते हैं। तो अफवाह ये नदी तंत्रों से संबंधित है। इसमें झील तंत्रों के विषय में बताया गया है। जल से संबंधित संसाधनों का चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे पहला चित्र है जल विभाजक का, जिसमें जो धारा अ और धारा ब है, दो जल धाराएं हैं और इनको एक जल विभाजक के रूप में कोई पर्वत जो कि अलग कर रहा है या उच्च भूमि हो सकती है, तो उसे जल विभाजक कहते हैं, उसकी चर्चा की गई है। और इसके बाद भारत में अफवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा की गई है। और आगे ये कि गाज दिखाया गया है, जिसमें कि गाज क्या होता है कि नदी जब अपने प्रारंभिक अवस्था में होती है तो धीरे धीरे बहते हुए अपनी नदी के नीचे जो नरम मिट्टी होती है या फिर नरम शैलें होती हैं उनको काटते हुए गड्ढे का निर्माण करती है। वही गड्ढा आगे जाके जब ज़्यादा गहरा होता है तो गार्ज हो जाता है, और यही गार्ज जब ऐसी स्थिति में आ जाए कि इसका संबंध भूमिगत जल से हो जाए तो उसे कैनियन कहते हैं। तो आगे अफवाह प्रतिरूपों को बताया गया है, जिसमें 4 प्रकार के अफवाह प्रतिरूप बताए गए: ध्रुमाकृतिक अफवाह, जालीनुमा अफवाह, आयताकार अफवाह और अरी अफवाह। इसके बाद नदी की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में बताया गया है कि नदी अपने स्रोत से निकलती है किस प्रकार से तीव्र धारा से, तीव्र वेग से नीचे की तरफ आती है, मध्य भाग में वो चट्टानों से टकराती है और वो उनके अनुसार व्यवहार करते हुए विसर्पों का निर्माण करती है। नर्म चट्टानों से टकराती है तो काट देती है, कठोर चट्टानों से टकराती है तो खुद मुड़ जाती है। आगे जाकर के यही विसर्प जब नदी की धारा बदलने के कारण नदी के जलधारा से अलग हो जाते हैं तो गोखुर झील का निर्माण होता है, और निचले भाग में आकर के नदी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हुए डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती है। तो सामान्य रूप से सभी नदियों की एक विशेषता होती है, और इसमें डेल्टा के बारे में बताया गया है, हिमालयी नदियों के विषय में बताया गया है। हिमालयी नदी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नदी तंत्रों को बताया, जैसे सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद भारत का मानचित्र दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ, उनके बारे में, और गंगा नदी, जो कि गंगा नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ। फिर दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। इसके बाद गोदावरी नदी है, जिसका जो कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो दक्षिण भारत में सर्वाधिक है। वैसे पूरे भारत में जो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वो है गंगा नदी का। फिर कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है, और कुछ झीलों के बारे में भी दिखाया गया, जैसे कि वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, लिंगमक्की झील है कर्नाटक में है, वेम्बनाड झील केरल में है, कोलोरू झील तो बताया इसके बारे में, चिल्का झील जो कि ओडिशा में अवस्थित है। तो इन सब के बारे में बताया गया है और भारत के मानचित्र के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे जाके जो भी नदी तंत्र है उसकी सहायक नदियाँ, उसका किस प्रकार से स्थल भाग पर प्रभाव है उसको दिखाया गया है। सिंधु नदी के तंत्र के अंतर्गत सिंधु जल समझौता दिखाया 1960 में हुआ था। भारत में सिंधु नदी का 1/3 भाग लगभग प्रवाहित होता है, जबकि सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को मात्र 20% जल के उपयोग की अनुमति
दी गई है। आगे गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी प्रयाग हैं, कई सारे, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और तो इन सब के बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन इसमें केवल देवप्रयाग के बारे में बताया है, अन्य की चर्चा हम लोग कर लेंगे। आगे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी नदियाँ हैं, और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा की गई है, बेतवा, सोन। और डेल्टाई मैदानों की बात की गई है, जिसमें विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा की चर्चा की गई है, और वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, इसकी बात भी बताई गई है। गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर अवस्थित हैं उनकी चर्चा की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया गया है। नामचा बारवा पर्वत को बताया है कि वहाँ से मुड़ करके किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, किनुला के विषय में चर्चा की गई है। और ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो उनकी बातें कही गई हैं। गुम्फिक नदी तंत्रों, नदी द्वीपों की बारे में बात की गई है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित एक बहुत सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, उसे नदिया, जो कि द्वीप है, नदिया जिला में अवस्थित है। उसका नाम क्या है उसका पता कर सकते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया गया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के विषय में। इनकी कुछ सहायक नदियों की भी चर्चा की गई है। नर्मदा, ताप्ती, द्रोणी की बात की गई है। सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में ताप्ती द्रोणी बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है। गोदावरी, द्रोणी और इसकी सहायक नदियाँ, महानदी, द्रोणी इसकी सहायक नदियाँ, कावेरी, द्रोणी इसकी सहायक नदियाँ, इन सब की चर्चा की गई है। और कुछ जलप्रपात के बारे में बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, या भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, तो ये किस नदी पर अवस्थित है, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, शरावती नदी पर। तो आगे जाके ये झीलें हैं, और झीलों के बारे में हम लोगों ने भारत के मानचित्र में ऊपर देखा ही कि उनके बारे में किस प्रकार से चर्चा की गई है। एक परिभाषा दिया है इसमें कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत, तारल सागर, इन सब के बारे में बताया गया है। नदी जो विसर्ग बनाती है, और सांभर झील, राजस्थान की सांभर झील के बारे में बताया है, जो कि एक लवणी झील है, तथा यह भारत में सबसे ज़्यादा नमकीन झील के रूप में जानी जाती है। मीठे पानी की झीलों को बताया है, उलर झील, जिसे आपने मानचित्र में देखा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है ये। और डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक, बड़ा पानी, ये सब प्रमुख झीलें हैं, और किन राज्यों में और कहाँ पर अवस्थित है इनके विषय में जानना आवश्यक है। और कुछ ऐसी झीलें भी होती हैं जिन्हें खुद बनाया गया है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत। और नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, नदियाँ तो हमें जल देती हैं, नदियों के किनारे प्रमुख शहरों का विकास हुआ है, नदियों के लिए कृषि के लिए इन लोग नदियों पर निर्भर हैं, तथा जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का अधिक महत्व है इन सब के विषय में। फिर नदियों को हम लोग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, नदियों में प्रदूषण कैसे फैलाते हैं, तो उन सब के बारे में चर्चा की गई है। और उन प्रदूषण से रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 से संचालित किया जा रहा है, उसके विषय में बताया गया है। तो बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन संभव नहीं है, इस विषय पर निबंध भी लिखा जा सकता है, वाद प्रतिवाद प्रतियोगिताएं भी इस पर हो सकती हैं। आगे अभ्यास प्रश्नों को दिया गया है, जिसमें अभ्यास प्रश्नों को आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, और इसे आप तभी कर सकते हैं जब आपने पाठ को सही प्रकार से समझा होगा और उसके तथ्यों को सही प्रकार से याद किया होगा। आगे उत्तर संक्षिप्त में लिखने की बात कही गई, इन्हें आप लिखें, और इसे जितना आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे परीक्षा की दृष्टि से या फिर समझ की दृष्टि से भी यह अधिक सहायक सिद्ध होंगे। आगे दीर्घोत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत प्राकृतिक मानव निर्मित वर्गों में नदियों को, इन झीलों को विभाजित करने की बात कही गई है। फिर मानचित्रण भी बताया गया है कि नदियों को मानचित्रित कीजिए ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सके। एक क्रियाकलाप भी दिया है जिसको खेल के रूप में
समझा जाता है। तो ये सब इस पूरे भाग का जो पूरा चैप्टर था इसका ओवरव्यू था। इसके माध्यम से एक फ़ायदा यह होता है कि ये पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप जो कि दिमाग में बन जाता है, हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब इसके बाद जब हम इसको अध्ययन करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, तो चीज़ें हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे और उसके माध्यम से चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ में आएंगी। मित्रों, आइए ज्योग्राफी एनसीईआरटी कक्षा 9 के अध्याय संख्या 3 अफवाह के चैप्टर का हम लोग रीडिंग करेंगे और अच्छे समझेंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 3.1 में दिखाया गया है, यहाँ पर धारा अ है और धारा ब है। इन दोनों के बीच में एक ऊंची भूमि है जो इन दोनों जल स्रोतों को अलग कर रही है। इसे जल विभाजक कहते हैं। आगे एक प्रश्न दिया है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? तो अमेजन नदी कहाँ है? तो अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? इसे आप पता कर सकते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो गंगा नदी तंत्र की है। यह उत्तर भारत में प्रवाहित होती है। अब आगे भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीप की नदियाँ। भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो हम लोग कुछ चित्र दिया है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे गार्ज का चित्र बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक दोनों तरफ उठी हुई मिट्टी वाली भाग है और बीच में नदी प्रवाहित हो रही है। ये नदी नरम मिट्टी को काट करके उसके नीचे गहराई तक चली गई है और यही नदी जब इस गड्ढे को और गहरा कर देगी और ये भूमिगत जल स्रोत से मिल जाएगा तो इसे कैनियन कहा जाएगा। आगे एक ये जो चित्र दूसरा है नदी की विभिन्न अवस्थाओं वाला, इसमें नदी के अवस्थाओं को दिखाया है कि नदी अपने जल स्रोत से कैसे निकलती है। ऊपरी भाग में तीव्र जलधारा से बहते हुए मध्य भाग में आते हुए मिट्टी का कटाव करती है, नरम चट्टानों के द्वारा वो उन्हें नरम चट्टानों को काट के हटा देती है तथा कठोर चट्टानों के द्वारा मोड़ दी जाती है और आगे जा कर के जब वो मार्ग परिवर्तन करती है तो उस नदी का जो भाग छूट जाता है उसे गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। और एक चीज़ और है, नदी के इसी मुड़ान को, जो नदी बीच बीच में कठोर और मृदु चट्टानों की मुड़ती है, उसे विसर्ग कहा जाता है और निचले भाग में जा करके ये जलोढ़ मिट्टी का के इकट्ठा करके उसे डेल्टाई मैदान के रूप में अपवाहित करती है और अंत में जा करके समुद्र में मिल जाती है। और यहाँ पर अपवाह प्रतिरूपों के बारे में बताया गया है कि एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप हैं। ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी पर समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संघित शैलीय भूभाग पर विकसित करता है।
आर्य प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है और इन चारों अपरूपों से संबंधित जो चित्र हैं उन्हें इसमें बनाया गया है। ध्रुमाकृतिक अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और आर्य अपवाह। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल बिखरकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। इसमें जो ये दो नदियों की बात कर रहा है, उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो इसमें नर्मदा और ताप्ती वो दो नदियाँ हैं। आगे हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदरी दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। आगे एक सिंधु जल समझौता के बारे में बताया है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। भारत के मानचित्र में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ मानसरोवर झील यहाँ से निकल के और ये भारत के कश्मीर वाले भाग से होते हुए जा कर के और ये यहाँ से पाकिस्तान के होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके सहायक नदियों के रूप में जैसे झेलम नदी यहाँ पर है, चेनाब है, यहाँ पर रावी है, यहाँ सतलज है, यहाँ ब्यास है, तो ये नदियाँ इसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं। अब अगला नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो आगे दिया है बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ये सुंदरी नाम के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक भाग दिखाया है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। इसी प्रकार से अन्य बहुत से प्रयाग भी हैं और इसमें से कुछ प्रमुख प्रयाग हम लोग अभी देखेंगे। आगे है, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अभी जल विभाजक के बारे में ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, उच्च भूमि होगी या कोई पर्वत होगा, तो अम्बाला नगर उच्च भूमि पर अवस्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े विसर्प बन जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य इससे है कि एक तो जल की गिरावट जो है वो ज़्यादा है, ढाल की गिरावट जो है वो कम है। इसलिए ये जो गंगा नदी है ये बीच बीच में विभिन्न प्रकार के कटाव कर दी जाती है और उन कटाव के कारण कई सारे जो कि विसर्प यानी कि घुमावदार नदी तंत्र संरचना बनती जाती है। मैप के थ्रू देखते हैं गंगा नदी तंत्र, जो कि यहाँ पे गंगोत्री से निकलता है और गंगा नदी यहाँ से एक मुख्य धारा के रूप में देखा जाए तो ये घाघरा नदी सहायक नदी के रूप में आती है और ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ से गिर जाती है। परंतु इसमें अन्य सहायक नदियाँ इसकी जैसे यमुना नदी है और मुख्य सहायक नदियों में शारदा नदी है, घाघरा नदी है, सोन नदी है, गंडक है, कोसी है और इसकी यमुना की भी सहायक नदियों के रूप में चंबल, बेतवा ये नदियाँ हैं। क्योंकि चंबल और बेतवा नदी जो है और सोन नदी है ये दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा यमुना में मिलती हैं, जबकि शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी ये पूर्व की तरफ से या उत्तर की तरफ से आकर के गंगा में मिलती हैं। और यही गंगा आगे जा कर के यहाँ पर और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि ये असम के वाले भाग से बांग्लादेश से होते हुए आती है और यहाँ पर मिल जाती है और ये आगे जा कर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में आती है इसे पद्मा कहते हैं, गंगा जो आती है इसे जमुना कहते हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गार्ज के माध्यम से, गहरे खड्डे के माध्यम से। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बढ़कर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो अगर आप याद करें तो आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में माजुली द्वीप है। असम के मिस्टेक हो गई, ये असम में अवस्थित है, माजुली द्वीप है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, तो पाएंगे कि ये चीन के तिब्बत वाले भाग या मानसरोवर झील के पास से निकल के आती है। चीन में से संगपो कहते हैं तथा ये भारत में नामचा बारवा से यहाँ पे नामचा बारवा है, यहाँ से इंटर करते हुए और ये ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में भारत में प्रवेश करते हुए आती है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और आगे जाके गंगा नदी से मिलकर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब आगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं।
पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और चार मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरी गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो आप बता सकते हैं कि साबरमती और माही नदी गुजरात में बहती हैं। अच्छा, माही नदी खास भी है कि ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतपूजा और जो पेरियार नदी है ये केरल में बहती हैं। इसके बाद आता है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग तो मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि जो गोदावरी नदी द्रोणी है इसका सबसे ज़्यादा भाग 50% लगभग महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अच्छा, एक खास बात है कि इन नदियों से संबंधित 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात, किन राज्यों में प्रवाहित होती हैं। दूसरी बात कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तीसरा कि इनकी लंबाई के क्रम में ये कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है। और चौथी, इनके द्वारा जो कि जलवाहित अपवाहित क्षेत्र है वो किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है, इसका क्रम। आगे है, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अच्छा, एक प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह शरावती नदी पर अवस्थित है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए तथा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, पूर्व से की ओर बहने वाली सभी नदियों का एक लिस्ट बना लेना, पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियों की एक लिस्ट बना लेना। इनके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना कम भाग जल का ऐसा है जो कि शुद्ध जल के रूप में पीने योग्य है। और इसके कारण जल संकट जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं भविष्य में, और पर्यावरण प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण के माध्यम से इन्हें दूषित भी किया जा रहा है। इन पर भी रोकथाम की आवश्यकता है। तो भारत के मानचित्र के माध्यम से ये जो दक्षिण भारत में अवस्थित सभी जल द्रोणियाँ थी उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि कर्क रेखा जो कि भारत के उत्तर और दक्षिण भाग को अलग करती है,
ये जो पश्चिमी घाट है ये मुख्य रूप से एक जल विभाजक का कार्य करता है। और इसके अलावा अब जल द्रोणियों पे आते हैं तो नर्मदा नदी है जो कि यहाँ से, ये मध्य प्रदेश से निकलती है यहाँ से, और ये निकल करके अरब सागर में चली जाती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती हुई ये भी अरब सागर में गिर जाती है। फिर के बाद आते हैं हम लोग यदि इधर आएँ उड़ीसा की तरफ, तो यहाँ पे महानदी बहती है जो कि छत्तीसगढ़ से में निकलती है, और ये दंडकारण्य, जो यहाँ पे दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र है उसके दक्षिण से ये जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी महानदी के ही अपभ्रंशित क्षेत्र में चिल्का झील का निर्माण हुआ है। फिर आते हैं गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जल अपवाहित क्षेत्र बनाने वाली नदी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ा जल अपवाहित क्षेत्र बनाने वाली नदी ये स्थित है। इसी गोदावरी नदी के सहायक नदी पर निजाम सागर बांध है। इसकी सहायक नदी के रूप में पेनगंगा नदी है, और ये आगे जाकर के आंध्र प्रदेश में यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर इसके बाद आते हैं कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी यहाँ से निकलती है, और ये होते हुए नागार्जुन सागर बांध इस पर निर्मित किया गया है। आगे जाकर के ये भी आंध्र प्रदेश में ही जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। और इन जो गोदावरी नदी का डेल्टा है और जो आंध्र गिरने वाली कृष्णा नदी का डेल्टा है, इनके बीच में कोलेरू झील अवस्थित आंध्र प्रदेश में। इसके बाद एक नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। लिंगमुखी झील दिखाया है जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर है आगे कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ डेल्टाई मैदान का निर्माण करती है। ऐसे जो कि ये कृष्णा नदी का डेल्टा है और ये जो कावेरी नदी का डेल्टा, इनके बीच में पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। इस प्रकार से ये दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी तंत्र थे और इनकी जो झीलें थीं ये हो गई। नव झीलों के बारे में बताया है। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में वहाँ जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। इनकी अवस्थिति आप एटलस पर खोज सकते हैं कि कैस्पियन सागर कहाँ है, मृत सागर कहाँ है, अरल सागर कहाँ है, इसके किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, उनकी राजधानी क्या है, या वहाँ पे अन्य कुछ महत्वपूर्ण अगर बातें हैं तो उनको भी जानने का प्रयास किया जा सकता है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील भी है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। यहाँ नीचे चित्र में लोकटाक झील को दिखाया गया है, यह मणिपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत बनाई गई मानवीय झील है। क्रियाकलाप दिया है कि एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आगे है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है।
झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। इसके बाद आगे है नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब आगे है नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए संचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? तो बहुत ही एक सोचने वाला विषय है। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो ये बच्चों के लिए बताया गया है। तो बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस पर आप भी निबंध लिख सकते हैं। एक तथ्य की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया तथा इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली पूरी 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे प्रश्नों के उत्तर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा ध्रुमाकृतिक। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती है? तो तापी। आगे प्रश्न उत्तर दिया है, इसे संक्षिप्त में उत्तर दिया जा सकता है। इनके बारे में हम लोगों ने पाठ में चर्चा की है, इन्हें आप कर सकते हैं। हम प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है? उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तीसरा है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? गंगा की दो मुख्य धाराओं का नाम लिखिए और ये एक दूसरे से कहाँ पे मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? छठा प्रश्न है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? सातवां प्रश्न है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो इन सब के बारे में पाठ में चर्चा की गई है और इनका उत्तर आप पाठ पुस्तक के माध्यम से खोज करके लिख सकते हैं, जिससे आपकी समझ में बढ़ोतरी होगी। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न दिया है जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के बारे में चर्चा की गई। इसको हम लोग करेंगे। तो जैसे इसमें कहा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो पहला है उलर झील, एक प्राकृतिक झील है। नैनीताल प्राकृतिक है। गोविंद सागर ये कृत्रिम है। बारापानी एक प्राकृतिक है। सांभर प्राकृतिक है। निजाम सागर कृत्रिम। नागार्जुन सागर कृत्रिम। और डल झील ये प्राकृतिक झील है। भीमताल ये प्राकृतिक है। लोकटाक प्राकृतिक है। चिल्का प्राकृतिक। राणा प्रताप सागर मानव निर्मित। पुलिकट प्राकृतिक तथा हीराकुंड मानव निर्मित। इसके बाद आगे प्रश्न है, हिमालय
जो कि चौथा प्रश्न इसमें दिया है ये वाला। हिमालय तथा प्रायद्वीपी नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। पाँचवा प्रश्न है प्रायद्वीपी पठार के पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। छठा है किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप बताइए। तो इसे आप लोग बता सकते हैं। आगे मानचित्र कौशल से संबंधित प्रश्न दिया है और इसको आप मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। खुद मानचित्र पर इसे दर्शाया गया है, उसे आप बार बार रिपीट कर सकते हैं कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चित्रित कीजिए, उनके नाम लिखिए। गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, दिहांग। दूसरा है भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए, उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांभर, वुलर, पुलिकट तथा कोलेरू। चिन्हित करने की प्रक्रिया में आपको इनके राज्यों के नाम भी पता चल जाएंगे कि ये किन राज्यों में अवस्थित है। ये जो वर्ग पहली वाला क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला है कि नागार्जुन सागर से निकलने वाली जो कि पहली नागार्जुन सागर से नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये है कृष्णा नदी पर। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी ब्यास। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तापी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो सतलज। रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है, तो इसके पास किसका स्रोत है, तो रावी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। फिर आगे ऊपर से नीचे के क्रम में जो दिया है उसमें सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, तो चेनाब। भ्रंश अफवाह होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी नर्मदा। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्रदान करती है, तो ऐसी कौन सी नदी है, कावेरी। लद्दाख गिरगिट पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी, सिंधु, इंडस जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के शब्दों के ही माध्यम से दिखाना है तो आपको अंग्रेजी के शब्द ही लिखने होंगे। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी झेलम। यमुनोत्री हिमालय से निकलने वाली नदी यमुना नदी। तो इस प्रकार से ये पूरा जो भी था चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद।